बच्चों, नमस्कार। मैं अनुपमा यादव, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र विषय, श्रीमती जॉय हैरिस, गर्ल्स इंटर कॉलेज, जनपद आगरा। हम लोग नागरिक शास्त्र की दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। नागरिक शास्त्र की दूसरी पुस्तक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति का पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अध्ययन करने के बाद इसमें बचे हुए कुछ टॉपिकों का हम अध्ययन फिर से करेंगे। हमने इस अध्याय में नए राष्ट्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थी, फिर नए राष्ट्र की चुनौतियों के फलस्वरूप विभाजन, विस्थापन, विस्थापन से उत्पन्न पुनर्वास, विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन के परिणाम, रजवाड़ों का विलय या देशी रियासतों का एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन अभी पढ़ेंगे। इन टॉपिकों का अध्ययन करने के बाद हम देशी रियासतों का प्रमुख रूप से हैदराबाद रियासत को पढ़ने के बाद अब हम मणिपुर रियासत का अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे मणिपुर राज्य जो है भारत के भारतीय संघ में शामिल हुआ और एक अखंड भारत का अंग बना। बच्चों, पहले लेक्चर में मैं इन टॉपिकों का अध्ययन करने के बाद अब मैं मणिपुर रियासत का विलय को देखूंगी कि कैसे मणिपुर राज्य का विलय भारतीय संघ में हुआ। मणिपुर के राजा बोधचंद सिंह ने 1947 में भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बदले उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी और मणिपुर के राजा अपने आंतरिक मामलों में आज़ाद होंगे। लेकिन जनमत के दबाव में आकर राजा ने जून 1948 में वहां की विधानसभा के चुनाव कराए और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। आज़ादी के बाद मणिपुर पहला ऐसा राज्य था जहां सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराएंगे। इस प्रकार भारत का पहला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे निर्वाचित राज्य मणिपुर था, जिसने वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान किया। उस समय वयस्क मताधिकार का अधिकार वही व्यक्ति कर सकता था जिसकी आयु 21 वर्ष थी। आज की भांति 18 वर्ष प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता था, लेकिन 1961 के पहले तक 21 वर्ष की आयु को प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता था। इस प्रकार मणिपुर देश का पहला राज्य था जिसने वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया। नवनिर्वाचित विधानसभा में भारत के साथ विलय पर मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस तो भारतीय संघ में विलय करना चाहती थी, लेकिन वहाँ की अन्य पार्टियां जो है भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी। फलस्वरूप राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर 1949 में कर दिए, क्योंकि इस कार्य में वहाँ की विधानसभा की राय नहीं ली गई। क्योंकि उन्होंने वहाँ की विधानसभा की राय लेते तो वह भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना करती, इसलिए राजा ने वहाँ की विधानसभा से राय नहीं ली और भारतीय संघ में शामिल हो गए, जिसके फलस्वरूप वहाँ की जनता में भारत सरकार के विरोध में आक्रोश व्याप्त हो गया, जो आक्रोश आज भी देखने को मिलता है। इस प्रकार मणिपुर राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। राज्यों का विलय होने के पश्चात अब भारत के सामने एक और समस्या खड़ी थी। सबसे बड़ी समस्या थी राज्यों का पुनर्गठन, अर्थात भारत की आंतरिक सीमा को कैसे निर्धारित किया जाए और भारत का एक निश्चित सीमांकन कैसे किया जाए। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं दो तरह से तय होती थी। पहली, ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से कुछ प्रांतों को बांट रखा था और दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने जितना क्षेत्र जीत लिया हो उतना एक अलग प्रांत बन जाता था। अर्थात जिन राज्यों को ब्रिटिश ने जीत लिया वो ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा होते थे, बाकी वे क्षेत्र जहाँ पे देशी रजवाड़े होते थे वो इलाका या उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन ने अपने प्रशासन का संचालन करने के लिए पूरे देश को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर और
अपने विजित क्षेत्रों के आधार पर दो भागों में बांटा था और पूरे देश का शासन चलाते थे। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने प्रदेशों के इस बंटवारे को बनावटी और मानकर खारिज कर दिया, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का वायदा सन 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था। इस प्रकार शुरू में जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने राज्यों के रजवाड़ों से यह वादा किया था, जब वो देश आज़ाद होगा तो वे हर राष्ट्र में, हर क्षेत्र में जहाँ पे जिस भाषा का बाहुल्य होगा उस आधार पर उस क्षेत्र का निर्माण करेंगे। लेकिन चूंकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ कायम हो गई थी जिसके आधार पर अब भाषा के आधार पर देश को विभाजित करना एक बड़ी समस्या को दावत देना था। इसलिए राष्ट्र निर्माताओं ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पुराने वायदे को छोड़कर अब राज्यों को एक प्रशासनिक आधार पर बांटना चाहते थे, ताकि जिसमें राज्यों में क्षेत्रीयता की भावना न बढ़े बल्कि एक संघ के प्रति राष्ट्रीय अखंडता की भावना का विकास हुए, जिससे सारे राज्यों को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। फलस्वरूप 1920 में कांग्रेस ने नागपुर के अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का जो वायदा किया था उस वायदा को छोड़कर रजवाड़ों का मसला अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ तथा बंटवारे की यादें अभी ताज़ा थी। नेताओं को यह डर भी था कि भाषा व राज्यों के गठन से अव्यवस्था फैलेगी, देश के टूटने का खतरा था। साथ ही उन्हें यह लग रहा था कि भाषा व राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे देश की व्यवस्था को संभालना आसान नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र निर्माताओं ने और समस्याओं की तरफ ध्यान देने की वजह से भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण के इस प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे राज्यों में क्षेत्रीयता की भावना बढ़ेगी। फलस्वरूप इस सरकार ने इस मामले को स्थगित करने का फैसला किया, जिससे स्थानीय नेताओं और लोगों ने केंद्र के इस फैसले को चुनौती दी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में केंद्र सरकार के स्थगन के फैसले के विरुद्ध पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन भड़क उठा। केंद्र सरकार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर दुविधा की स्थिति में थी। ऐसे में यह आंदोलन और तेज हो गया। तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर कांग्रेस के बड़े और गांधीवादी नेता पोट्टी सी रामुलु ने 19 अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन पे बैठ गए। उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की। यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश के बारे में बता दें, उस समय जो मद्रास राज्य था एक विस्तृत राज्य था। उसमें आज के तमिलनाडु का कुछ भाग शामिल था, कर्नाटका का कुछ क्षेत्र, केरल और आंध्र प्रदेश का भाग शामिल था। तो वहाँ के तमिल भाषी लोग जो तमिल और तेलुगु भाषी दोनों अलग राष्ट्र बनाने की मांग करने लगे। और इसी में से एक तेलुगु भाषी नेता थे पोट्टी सी रामालू ने वहाँ की स्थानीय जनता की आवाज़ का साथ दिया और एक तेलुगु भाषी राज्य बनाने की मांग की। इसलिए वे आमरण अनशन पे बैठ गए। सी रामालू गांधीवादी कार्यकर्ता थे। इन्होंने नमक सत्याग्रह में सर्वप्रथम भाग लिया था। इन्होंने इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। 1946 में इन्होंने मद्रास प्रांत के मंदिर में दलितों के आवाजाही के लिए एक आमरण अनशन किया और दलितों को भी मंदिर में जाने के लिए अधिकार दिलाया। इस प्रकार आंध्र प्रदेश में एक चर्चित नेता थे सी रामालू, जिसके फलस्वरूप उन्होंने आंध्र प्रदेश को एक अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाने की मांग की। फलस्वरूप
15 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इससे मद्रास प्रांत में हिंसा फैल गई, लोग सड़कों पर निकल आए, पुलिस फायरिंग में कुछ लोग मारे गए। इसके विरोध में मद्रास प्रांत के अनेक विधायकों ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार श्री रामालू की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश में एक प्रकार से सांप्रदायिक दंगा व्याप्त हो गया। अंत में सरकार विवश होकर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाने की घोषणा कर दी। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने की मांग तेजी से बढ़ गई। अतः इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश फजल अली को बनाया गया। इस आयोग का प्रमुख कार्य था राज्यों के सीमांकन के मामलों को देखना। राज्यों के विस्तृत अध्ययन के पश्चात इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बच्चों देखिए यह रिपोर्ट देखिए आप, रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए और इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इस आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के फलस्वरूप जिन जिन राज्यों का निर्माण हुआ, बच्चों आप लोग यहाँ पे देखिए, पहला राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, मैसूर, केरल, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु। 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के फलस्वरूप भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। पहला त्रिपुरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनीकोट तथा असीम द्वीप समूह। इस प्रकार 1947 में राज्य पुनर्गठन आयोग के फलस्वरूप भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। वर्तमान में भारतीय राज्यों की स्थिति बच्चों आप लोग को बता दें, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये राज्य हैं बच्चों, देखिए आप लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद भारत की क्या स्थिति थी बच्चों, इस मानचित्र में देखिए। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, केरला, मद्रास, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग के फलस्वरूप इन राज्यों का निर्माण हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग के फलस्वरूप भाषावादी विचारधारा उत्पन्न होने लगी। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हर क्षेत्र में होने लगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नहीं माना, क्योंकि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो इससे सारे क्षेत्र में भाषाईवाद का विकास हुआ। लेकिन फिर भी 1956 में पंजाब प्रांत में पंजाबियों ने एक अलग राज्य बनाने की मांग की, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया। लेकिन 10 साल बाद उनकी मांग को मान लिया गया और एक बृहद पंजाब को अलग करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों का निर्माण किया गया। भाषा व राज्य की घटना को आज
63 साल हो गए, परंतु इससे देश नहीं टूटा, अपितु इससे देश की एकता और ज़्यादा मजबूती, भाषा व राज्यों के पुनर्गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। इस प्रकार भारत जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का भली भांति सामना करने के बाद राज्यों का एकीकरण किया। फिर राज्यों के एकीकरण करने के बाद राज्यों की सीमाओं का निर्धारण राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से किया। इस प्रकार भारत ने अपनी चुनौतियों का डट के सामना किया। धन्यवाद।